नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल आर्यस के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है पटवारी का कर रहे हैं हम कोर्स, और पटवारी के कोर्स में बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी थी हमने। कोशिका के बारे में कल पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के भागों के बारे में, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेल। तो आपको यहाँ पर मैंने सेल दिखाए हैं। ये है हमारे पास जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। ठीक है दोस्तों, ये जंतु कोशिका है, ये प्लांट सेल है या पादप कोशिका है। ठीक है दोस्तों, अब अपने इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको मोटा मोटा जल्दी से मैं बता देता हूँ, उसके बाद में इसका डिस्क्रिप्टिव अच्छे से इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और उसमें जो भी बातें आएंगी मैं आपको यहाँ से साथ साथ बताता जाऊँगा। तो ये दोस्तों क्या है, हमारे पास जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका के बाहर जो होती है हमारे पास ये कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली होती है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए तारक केंद्र यहाँ पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। ये तारक केंद्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम एक थैली होती है, वो एक कोशिका के अंदर दिखाई गई है। राइबोसोम देखिए, राइबोसोम यहाँ पर उपस्थित है, ये जालिका है और इनके ऊपर उपस्थित है। ये आगे वैसे डिस्क्रिप्टिव में करेंगे, मैं आप थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ जिससे आप चित्र को समझ सकेंगे, डायग्राम को समझ सकेंगे। ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है। यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद कई जो आपको है ना छोटी छोटी यहाँ पे आकृतियाँ दिख रही है, ये क्या है? रिक्तिकाएं हैं। क्या है? रिक्तिकाएं हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो लिक्विड होता है, ये अपने को अभी कलर्ड इमेज नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है। यहाँ पर एक लिक्विड होता है और उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इंगित भी किया गया इससे। इसके बाद केंद्रक। केंद्रक ये रहा, डीएनए आरएनए इन सब के बीच में केंद्रक है। और ये देखिए ये साइड में दिख रहा है आपको, ये केंद्रक झिल्ली दिख रही है। ठीक है, ये क्या है? केंद्रक झिल्ली है। ठीक है, ये देखिए दिखाई भी गई है। उसके बाद चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। ये अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, आपने देखा, एक खुरदरी और एक चिकनी, दो प्रकार की होती है। और इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपने। इसके बाद आ गया ये आपको यूं दिख रही है, ये संरचना सी जो ये ऐसे जुड़ी हुई संरचना, ये है गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी काय बोलते हैं इसको। तो ये था अपने पास जंतु का सेल। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या फर्क होता है दोस्तों? देखिए आपको ये इतना बड़ा कुछ दिख रहा है, तो ये जो हमने छोटी छोटी रिक्तिकाएं इसमें देखी थी, वो पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी हो जाती हैं और ये बन जाती हैं इतनी बड़ी। और ये इतनी बड़ी होने की वजह से, रिक्तिका बड़ी है इसलिए इसका जो केंद्रक है, यहाँ पर बीच में जो केंद्रक था वो केंद्रक साइड में हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाहर की। इसके बाहर क्या था दोस्तों? देखिए हमारे पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन थी, इसमें प्लाज्मा झिल्ली थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया? सेल वॉल भी आ गई। ये प्लाज्मा झिल्ली अंदर की तरफ आपको दिख रही है, देखिए दो लाइन दिख रही है, एक ये हल्की और एक डार्क। तो हल्की जो ये प्लाज्मा झिल्ली है और जो बाहर डार्क डार्क दिख रही है वो सेल वॉल है, या सेल वॉल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पादप भित्ति या कोशिका भित्ति बोल सकते हैं। पादप कोशिका के अंदर जो भित्ति है सेल वॉल। ठीक है, तो दोस्तों ये सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ हमें इस पादप कोशिका में मिलती है। और ये क्या है? इसके शेप को निश्चित कर देती है। ये देखिए आपको ये आयताकार से दिख रही है, ये गोल दिख रही है, तो ये जो आयताकार है वो ये सेल वॉल के कारण है। ये इसके जो सेल वॉल है इसकी आकृति को, इसकी शेप को जो है निश्चित कर देती है। ये रफ सेल आपको दिख रहा है जिसपे आपको ये राइबोसोम वगैरह दिख रहे हैं, ये रफ सेल है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है स्मूथ, ये क्या है? स्मूथ ईआर है, ये रफ ईआर है। ईआर यानी कि आपको मैंने यहाँ पर जो बताया था अंतःप्रद्रवी जालिका, ये इसको ईआर इंग्लिश में इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पर टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? जो पादप कोशिका होती है इसके अंदर जो रिक्तिका है, ये एक रिक्तिका एक झिल्ली के अंदर होती है और उस झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये देखिए लिखा भी गया है मेम्ब्रेन ऑफ वोक्यूल। वोक्यूल यानी कि रिक्तिका। ठीक है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपने देख लिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहाँ पर आपको एक नई चीज दिख रही है, ये देखिए ये और ये, इसमें देखिए सीधी सीधी लाइनें दिख रही हैं। तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक बोलते हैं जिसको, पर्णहरित इसके अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों अब ये मैन अपनों ने देख लिया, बाकी हम जब भी इसका पार्ट करेंगे साथ साथ इसको लेके चलेंगे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर। कोशिका के मुख्य भाग आज करने वाले हैं और कोशिका के मुख्य भाग में सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली ये होती है जो हमने साइड में देखी थी, जो जंतु कोशिका में होती है, और जो पादप कोशिका है उसमें सेल वॉल के अंदर ये मेम्ब्रेन होती है। यानी कि कोशिका झिल्ली पाई तो दोनों में जाती है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति भी होती है। अब ये दोनों चीजें क्या है इनके बारे में बात करते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कोशिका झिल्ली देखा, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी कि इसमें से कुछ मेन जो चीजें होती हैं, जो कोशिका को चाहिए होती है, जो चीजें या नहीं चाहिए होती हैं, वो इस झिल्ली में से बाहर और अंदर जा सकती है, इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली इसको बोला जाता है। और ये कोशिका के बाहरी आवरण बनाती है। आपने देखा था वो बाहर से कवर कर रही थी, तो ये बाहरी आवरण जो बनाती है वो कोशिका झिल्ली होती है। और ये अर्धपारगम्य होती है, यानी कि इसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको बोलते हैं सरंध्र। ये क्या होती है, छिद्र युक्त होती है, जिसको अपने सरंध्र भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यहीं से उठेंगे, आपको बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूं, और जो चीजें थी वो क्लियर भी करूंगा साथ साथ में। चलिए दोस्तों, ये पढ़ लिया। अब उसके बाद बात करते हैं कोशिका भित्ति की। देखिए, कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी कि प्लांट सेल में पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के बाहर क्या होता है, सेल्यूलोज का एक मोटा आवरण होता है। ये कोशिका झिल्ली के जो बाहर आवरण होता है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या है, सेल्यूलोज का एक आवरण है, यानी कि एक जटिल शर्करा का आवरण है दोस्तों। चलिए, यह पादप कोशिका को निश्चित आकृति और आकार देती है। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो शेप है उसकी, हमारे पास जो प्लांट सेल है उसकी जो शेप है, यूं जो हमारे पास आप आयताकार शेप दिख रही थी, वो किसकी वजह से है, इसी कोशिका भित्ति की वजह से। ये इसको निश्चित आकृति प्रदान कर देती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य क्या है दोस्तों, देख लीजिए। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य भरा हुआ द्रव्य है। क्या है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य भरा हुआ द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य होता है दोस्तों। चलिए, अब क्या है, अन्य जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें आपको अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया था, उसमें लाइसोसोम दिखाया था, राइबोसोम दिखाई, ये सब क्या है, कोशिकांग है। और ये सब किस में पाए जाते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए, आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं उस डायग्राम को। ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड होता है, यहाँ जो लिक्विड होता है ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ जो लिक्विड है, सेल वॉल के अंदर और केंद्रक के बाहर, इनके बीच में जो लिक्विड होता है वो होता है कोशिका द्रव्य दोस्तों। चलिए, कोशिका द्रव्य के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं तारक काय। तारक काय क्या होता है, तारक काय पाया जाता है सिर्फ जंतु कोशिकाओं में। किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में। और ये क्या, जब कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका अपने जैसी अन्य कोशिकाएं बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। या हम ये बोल सकते हैं कि कोशिका रिप्रोडक्शन कैसे करती है अपना, तो वो कोशिका विभाजन से करती है। और ये जो तारक काय है सिर्फ कोशिका विभाजन में काम आता है। देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें एक या दो कण जैसी संरचनाएं होती है। क्या होती है, कण जैसी संरचनाएं होती हैं इसमें दोस्तों। यह समसूत्री कोशिका विभाजन, मैंने आपको बताया था कि किसमें पाया जाता है, कोशिका विभाजन। तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन में पाया जाता है। कोशिका विभाजन में कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसके एक दो क्लास बाद हम उसको भी करेंगे अच्छे से। उसके बाद ये ध्रुव का निर्माण करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है कोशिका विभाजन में काम आता है दोस्तों, और सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। तो हमने 3 पार्ट कर लिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली, उसके अंदर कोशिका भित्ति किया, फिर कोशिका द्रव्य और तारक का, ये 3 पार्ट कर लिया। आपको समझ आया होगा, ये होप। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिएगा। और ये नोट्स आपको मैं जैसा कि बाकी नोट्स दे रहा हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स डाल देते हैं, और हमारी वेबसाइट atulyars.in से भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि ER जो मैंने आपको बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए इसको ER बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल दूं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी है तो मेरे को लिख दीजिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दूंगा और बता दूंगा। नलिकाओं के जाल जैसी संरचना जो होती है अंतःप्रद्रवी जालिका या ER होती है दोस्तों। ये ER जो है वो एक जाल सा होता है नलिकाओं का, और वो 2 प्रकार का होता है। चलो आगे चलते हैं, इसमें पढ़ेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है, उन सभी वसाओं और प्रोटीनों का निर्माण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं।
तो यानी कि जो भी लिपिड्स हैं, जो भी वसा है, जो भी प्रोटीन है, जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, उन प्रोटीनों का संश्लेषण या उनका संचरण कौन करता है? कौन करता है? ये अंतःप्रद्रवी जालिका ER करती है दोस्तों। तो ये इसका दो काम। अब अंतःप्रद्रवी जालिका दो भाग में बांटी हुई होती है। क्या होता है? एक तो खुरदरी और एक चिकनी। वहां पे मैंने आपको दोनों के डायग्राम दिखाए थे, खुरदरी और चिकनी। एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये चिकनी है, और यहाँ पर हमारे पास खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है। और आप यहाँ देखना चाहें तो और क्लियर से दिखेगा आपको। ये देखिए खुरदरी है, इस पे आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिखेंगे। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, इस पे राइबोसोम होते हैं और चिकनी पर नहीं होते हैं। बाकी इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं अपने। देखिए, इस पर राइबोसोम होते हैं। किस पर होते हैं? राइबोसोम हमेशा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण और श्रवण में सक्रिय भाग ये लेती है। कैसे? ये बता देता हूं कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, मान लीजिए जालिका है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बैठे हैं? राइबोसोम बैठे हैं। तो यहाँ कोई भी जब DNA RNA आता है, DNA आता है, तो क्या करते हैं? ये राइबोसोम उस DNA से प्रोटीन का संश्लेषण करवाते हैं। तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जो राइबोसोम बैठे हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण संचरण करते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये बात हो गई। अब अपने चलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या है? लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल पाए जाते हैं। इन दोनों अंतःप्रद्रवी जालिकाओं में से खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? इस पर राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में के श्रवण या फिर संचरण में भाग लेती है दोस्तों। चलिए, अब पढ़ते हैं राइबोसोम क्या है। राइबोसोम जो हमारे पास खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर हमने देखा था कि राइबोसोम थे, तो वो राइबोसोम क्या चीज है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चलिए, ये क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं? हमारे DNA RNA से प्रोटीन का संश्लेषण करवाते हैं। तो यहाँ पर भी दिया गया है कि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं दोस्तों। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, टिक कर देना राइबोसोम। ये क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। इसके बाद चलिए, ये कोशिका द्रव्य हरित लवक खुरदरी ER में मिलते हैं। तो मैंने आपको खुरदरी ER में तो बता ही दिया था कि खुरदरी ER है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो राइबोसोम मिलते ही मिलते हैं। इसी के साथ राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? सेल कोशिका द्रव्य में मिलते हैं दोस्तों, और हरित लवक में मिलते हैं। ये दोनों जो हैं इनके अंदर हमारे पास राइबोसोम भी मिलते हैं। चलिए, अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका है इन दोनों के बारे में बताया था। कोशिका के दो प्रकार होते हैं और इसको अच्छे से इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दो टाइप के जो आपकी कोशिकाएं थी उनके हिसाब से राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, एक 70S टाइप और एक होता है 80S टाइप। तो जो प्रोकैरियोटिक है यानी कि जिसमें केंद्रक विकसित नहीं है, तो उसका राइबोसोम भी कम वाला होगा। आप ऐसे याद रखना कि कम, यानी कि 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक का है और जो 80S है वो यूकैरियोटिक का है। तो 80S टाइप का जो है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है और 70S टाइप का जो होता है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। अब ये S क्या है दोस्तों? S यहाँ पर एक हमारे पास शेरवर्ट्ज इकाई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अवसादन गुणांक, जिसको अपने S से शो करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमने पढ़ा ER के बारे में, ER के बारे में पढ़ा और उसमें राइबोसोम के बारे में पढ़ा दोस्तों। तो ER और राइबोसोम दोनों के बारे में पढ़ लिया। ER आपको मैंने बताया नलिकाओं का जाल होता है और दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? देखिए, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी इंपॉर्टेंट बताया था मैंने क्योंकि ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है, इस पे राइबोसोम होता है दोस्तों। यहाँ पर राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान दे रहे हैं। इसी के साथ इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? राइबोसोम को। चलिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य हरित लवक और खुरदरी ER पर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक यानी कम है, उसमें केंद्रक जो है क्लियर नहीं है, इसलिए 70S वाला, और S यहाँ पर अवसादन गुणांक है दोस्तों। और इसी के साथ यूकैरियोटिक यानी कि 80S वाला और S यहाँ पर भी अवसादन गुणांक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर हमने S के बारे में पढ़ लिया, ये दोनों कर लिए। अब इसके और पार्ट देख लेते हैं कोशिका के।
ठीक है, ये हो गया। देखिए दोस्तों, अब करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का श्वसन स्थल। पहला क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों यहां से कि कोशिका का श्वसन स्थल, यानी कि जहां से इसको कोशिका को, सेल को O2 मिलती है, जो है कोशिका का श्वसन स्थल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इससे, माइटोकॉन्ड्रिया से सेल को क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है दोस्तों, O2 मिलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का श्वसन स्थल। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलिए, इसके बाद इससे क्या है? ऊर्जा युक्त इसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इससे इसको ऊर्जा मिलती है, और जो इसकी ऊर्जा है उसको बोलते हैं ATP। इसमें ATP यानी कि जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? ऊर्जा, और जहां ऊर्जा होती है वो क्या बन जाती है? शक्ति। तो इसलिए ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए जहाँ ऊर्जा बन रही है वहां शक्ति होगी, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है शक्ति गृह। क्या बोला जाता है? कोशिका का शक्ति गृह है। तो बताइए मेरे को, कोशिका का शक्ति गृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए कि कोशिका का श्वसन स्थल क्या है, तो ये बोलते हैं O2 को। अगर मैं बोल दूं कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है दोस्तों, अभी पढ़ा था, राइबोसोम। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं गोल्जी काय पे। गोल्जी काय, गोल्जी काय मैंने आपको दिखाया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये थे, ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इस पे डबल लेयर होती है झिल्ली की, तो ये दोहरी झिल्ली से युक्त होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, श्वसन इसी से मिल रहा है, शक्ति इसी से मिल रही है, तो आपको दो इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखने हैं कोशिका के अंदर जिसपे दोहरी झिल्ली होती है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली होती है दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। किस किस पे? एक तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया पे, दूसरी होती है केंद्रक के ऊपर। यहाँ दोहरी झिल्ली होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ऐसे याद रख लेना। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम गोल्जी काय। गोल्जी काय मैंने आपको बताया था कि ये संरचनाएं जो है ये गोल्जी काय हैं, और गोल्जी काय का काम क्या होता है? कोरियर जैसे काम करता है। वो कैसा काम करता है? कोरियर जैसे काम करता है। तो आपको याद रखना है, जब भी गोल्जी काय आ जाए तो गोल्जी काय का अगर कोई काम पूछ ले तो आपको ये याद रखना है कि वो कोरियर की तरह काम करता है। दोस्तों कैसे, देख लेते हैं। गोल्जी काय खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए इसका नाम इनके नाम पर पड़ गया। किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। तो इसलिए ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसका नाम जो है इसी इन्हीं के ऊपर पड़ा है, तो ये आ गया इंपॉर्टेंट, लगा लेना आप इसको कि खोज किसने की? गोल्जी काय की? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। दोस्तों अब ये क्या है? सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। किसका बना होता है? सूक्ष्म नलिकाओं के समूह का। इस टाइप की जो नलिकाएं इस टाइप से होती हैं तो इसको बोलते हैं गोल्जी काय। तो दोस्तों क्या है? गोल्जी काय सूक्ष्म नलिकाओं के समूह थैलियों का बना होता है, और ER यानी कि अंतःप्रद्रवी जो जालिका है, इसमें गोल्जी से ही कोशिका के अंदर बाहर जो संश्लेषित पदार्थ है वो जाते हैं। यानी कि जो प्रोटीन है, वसा है, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, अगर कोई भी चीज कोशिका से अंदर बाहर जाएगी तो कौन भेजेगा? गोल्जी काय भेजेगा। और ये आपको पता है कि कोई चीज को इधर से उधर, अंदर से बाहर, इस शहर से उस शहर भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोरियर का। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोशिका का कोरियर एक तरीके से आप इसको मानकर याद कर सकते हैं। तो ये गोल्जी काय है, इसका काम क्या है? इधर से उधर जो संश्लेषित पदार्थ है उसको अंदर बाहर भेजते रहना। और ये गोल्जी लिपिड का भी निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन कोई गोल्जी काय है तो गोल्जी लिपिड का निर्माण करते हैं। ये आपको याद करने में विशेष याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको याद करना है कि ये क्या काम करता है, किसने दिया, और इसमें क्या है, ये किस टाइप की है। तो इन नलिकाओं का एक समूह है, थैलियों का बना होता है। दोस्तों चलिए अब अपने बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आपको सीधा बात बता देता हूँ दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखने के लिए आप ये बोल सकते हो कि जब कोशिका की मौत आती है ना तो उसको लाइसोसोम ही मारता है। ठीक है, कैसे? देखिए, एक सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, इकहरी झिल्ली यानी कि उसकी एक लेयर होती है, झिल्ली की एक लेयर होती है, और थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइसोसोम। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काय के अंदर इसका निर्माण होता है। दोस्तों
इसमें शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, और ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसको खुद को खत्म कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये जो पाचक एंजाइम होते हैं और ये अपनी कोशिका को ही पचा जाते हैं, खुद को ही पचा जाते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं। इसीलिए बोला था मैंने कि लाइसोसोम यानी कि कोशिका की मौत, ऐसे याद रख लीजिएगा आप। कोशिका शक्तिग्रस्त या फिर मृत हो, या तो उसके कुछ हो जाए भाई, काम ना करे कोशिका अपना, या कोशिका मृत हो जाए तो उसको खत्म कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ये इसका काम है। मृत हो तो ये फट जाते हैं और अपनी कोशिका को पचा देते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो पाचक एंजाइम होते हैं जैसे हाइड्रोलाइसेज, प्रोटोएसेज, तो ये सारे क्या है? पाचक एंजाइम होते हैं और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये अपनी कोशिका को पचा देते हैं दोस्तों। कब? जब कोशिका शक्तिग्रस्त हो जाए या कोशिका मृत हो जाए। जब ये थैली फट जाएगी तो ये क्या होगा? कोशिका इसमें से खत्म हो जाएगी, पच जाएगी कोशिका। इसीलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अब तो वैसे पुराने हो गए, अब तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आए हुए हैं कि लाइसोसोम, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली क्या है? तो लाइसोसोम। कोशिका का शक्तिगृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन अंग कौन सा है कोशिका का? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। इस टाइप के क्वेश्चन आते थे दोस्तों और आते रहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रसधानी रिक्तिका वैक्यूल, जो मैंने आपको बताया था क्या होती है। देखिए रिक्तिका, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये रिक्तिकाएं हैं, और यहाँ पर जो पादप कोशिका है इसमें रिक्तिका बड़ी हो जाती है दोस्तों। तो ये क्या है? रिक्तिका है, ये होती है रिक्तिका। चलिए अब दोस्तों ये क्या होता है रिक्तिका? आपको पता है कि कोशिका की ये निर्जीव रचना है, यानी कि ये निर्जीव रचना है, कोई काम की नहीं होती, सिर्फ स्थान घेरती है। कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। कैसा? लिक्विड। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है दोस्तों। जैसे आप कोई भी खुशबूदार पौधे वगैरह होते हैं ना, तो ये जो खुशबू है इससे संबंधित जो चीजें हैं वो इसी में होती हैं। किसमें होती हैं? रिक्तिका या रसधानी, इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों। चलिए जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती है, मैंने आपको 4 बार बता दिया, चित्र देख देख के आपको याद हो गया होगा कि जो कोशिका के अंदर जंतु कोशिका इसमें तो ये बड़ी सारी है रिक्तिका, और इसमें छोटी छोटी होती हैं। बड़ी होती है लेकिन एक ही होती है। जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका एक ही होगी और बड़ी होगी, और जो पादप कोशिका में रिक्तिका एक ही होगी और बड़ी होगी, और जंतु कोशिका के अंदर छोटी छोटी और अनेक रिक्तिकाएं होंगी दोस्तों। चलिए अब ये जंतु कोशिकाओं में अनेक होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और यहां पर आप चेंज कर लीजिए, यहां पादप कोशिकाएं कर लीजिए दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर। पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर कोशिका के अंदर जो रिक्तिका है वो बड़ी होती है, और जंतु कोशिकाओं में ये छोटी छोटी होती है दोस्तों। एकल झिल्ली टोनोप्लास्ट से आवृत होती है। मैंने आपको टोनोप्लास्ट दिखा दिया था चित्र में, यानी कि जो रिक्तिका है ये किससे आवृत होती है? ये रिक्तिका को कवर जो करती है उस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट है दोस्तों। चलिए अब देखिए लवक, प्लास्टिड बोलते हैं जिसको, लवक या फिर प्लास्टिड, ये खाना बनाने के काम आते हैं। लवक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने एक लवक तो अवश्य ही सुना होगा जो हमेशा याद रहता है आदमी को, हरित लवक सुना होगा, जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो वो भी इसी का एक पार्ट है। लवक पढ़ लेते हैं कि लवक क्या है? सिर्फ पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? पादप कोशिका के अंदर, क्योंकि जो पादप कोशिकाएं हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो जो लवक के सहायता से बनाते हैं। और लवक कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कवक है, या फिर ये लवक है, रसधानी है, रिक्तिका है, या फिर और कोई पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी हमने पार्ट अभी तक पढ़े, कोशिकांग है। और कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये लवक हैं, और ये पट्टिकाएं होती हैं जिससे खाना बनाया जाता है। ये आपको बता दिया मैंने, 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? हरित लवक। पहला हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, हरे रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये पर्णहरित इसके अंदर उपस्थित होता है, इस वजह से इसका रंग हरा हो जाता है। पर्णहरित, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। तो इसकी सहायता से पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि भोजन निर्माण
भोजन निर्माण इसकी सहायता से दोस्तों जो पादप है वो करते हैं। इसे पादप कोशिका का रसोई घर, इस टाइप का क्वेश्चन हर पार्ट में बनेगा दोस्तों कि पादप कोशिका का रसोई घर कौन सा है, तो आपको कर देना है हरित लवक या फिर बोलना है क्लोरोप्लास्ट, या अगर वो भी नहीं आए तो आपको ये बोल देना है प्लास्टिड या लवक अगर ऑप्शन में मिले तो दोस्तों। अब लवक दो और प्रकार के होते हैं, वर्णी और अवर्णी। तो ये कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कलरफुल होते हैं वो वर्णी लवक होते हैं और जो कलरफुल नहीं होते वो अवर्णी लवक होते हैं। दोस्तों देखिए वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं, मैंने आपको बताया था कलरफुल होते हैं, जैसे कोई पादप कोशिका के अंदर फूल का जो पार्ट है ये सारे क्या है वर्णी लवक की वजह से, पुष्प और बीज ये सारे क्या है वर्णी लवक की वजह से होते हैं। पौधे के रंगीन भाग में ये वर्णी लवक पाए जाते हैं। अब आ गया अवर्णी लवक, ये क्या है रंगहीन लवक है, इनमें इनका कोई स्पेसिफिक रंग नहीं होता है, ये रंगहीन लवक है और भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला लवक क्या है अवर्णी लवक है, यानी कि जो फूड है वो कहां सेव होता है जाकर अवर्णी लवक के अंदर सेव होता है दोस्तों। तो ये आपने पढ़ा कि हमने इसमें पढ़ा सबसे पहले रिक्तिका के बारे में, वैक्यूल या फिर रसदानी के बारे में। ये कोशिका की एक निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अलग अलग टाइप से होती है, जंतु कोशिका में छोटी छोटी बहुत सारी होती है और पादप कोशिका में एक होती है और बड़ी सारी होती है, जिसकी वजह से केंद्रक साइड में आ जाता है दोस्तों। और इसको ये एकल झिल्ली से कवर्ड होती है जिसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है टोनोप्लास्ट बोला जाता है दोस्तों। अब अपने आगे लवक के ऊपर, लवक क्या है दोस्तों, ये सिर्फ पादप कोशिका के उसके द्रव्य में पाया जाता है। लवक तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक आपको याद करने की जरूरत नहीं है और वर्णी और अवर्णी इस तरीके से याद कर लेना, एक रंगीन और एक रंगहीन दोस्तों। तो इन तीनों के बारे में बात कर ली हमने। और जो पादप का रसोई घर है वो किसको कहा जाता है, हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है दोस्तों। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों केंद्रक क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने एक आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन स्थल था, और एक है केंद्रक जो कि कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, इसकी जो खोज है वो किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैंने आपको कोशिका पार्ट करवा दिया था, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, कोशिका की रॉबर्ट हुक ने, और केंद्रक की किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों कोशिका का प्रमुख अंग जो है वो केंद्रक है, कोशिका का प्रमुख अंग है और ये इसको बोल सकते हैं कि मैनेजर है। कोशिका का क्या है, मैनेजर है। कोशिका के सारे कामों को जो मैनेज करता है वो क्या है, केंद्रक है। इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का प्रबंधक। क्या बोलते हैं, कोशिका का प्रबंधक बोलते हैं। और ये जंतु, आपको मैंने बताया था कि केंद्रक जो है वो जंतु कोशिका के, तो ये रहा जंतु कोशिका के तो यहाँ है बीच में, ठीक है, एनिमल सेल के तो बीच में है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें ये हमारे पास रिक्तिका बड़ी होती है, इसलिए केंद्रक ये रहा साइड में आ जाता है, ठीक है। और केंद्रक के अंदर आपको ये जो चीज दिख रही है इसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्रिका बोलते हैं, जो छोटी चीज दिख रही है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको अभी इसकी बताई स्थिति की प्लांट सेल में कहाँ होता है और एनिमल सेल में कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं कि ये क्या है, ये दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा होता है। मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है और ये दोनों क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। दोहरी झिल्ली से दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक ये दोनों दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं दोस्तों, जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। ये प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। किसका, प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। क्या, केंद्रक। तो केंद्रक तीन चीजों से बना होता है, प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए। तो केंद्रक में क्या होता है दोस्तों, एक छोटी सी संरचना होती है, मैंने आपको अभी दिखाई थी जो डायग्राम में, वो क्या होती है, केंद्रिका होती है, केंद्रिका, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं केंद्रक के बारे में। जो केंद्रक है इसके अंदर धागे के समान संरचनाएं होती है। किसके समान, धागे के, इस प्रकार से धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिसको बोलते हैं गुणसूत्र।
क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणसूत्र। ये वही गुणसूत्र है जो आपने पढ़े हैं 23 जोड़े वाले, वही ये चीज है। ये गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, इनकी संख्या निश्चित होती है। और आपको मैंने जो मानव के बताए हैं यहाँ पर, वैसे अलग अलग होते हैं, चिंपांजी में और बंदरों में अलग अलग, किसी में 21 होते हैं, किसी में 24, लेकिन मानव की बात करें तो मानव जो है वो 23 जोड़े, इसके अंदर मानव के अंदर 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के। यानी कि कितने हो गए, 23 जोड़े, यानी कि 2। एक जोड़े में कितने, एक जोड़े में 2, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल हो गए 46। टोटल हो गए 46 जो ये गुणसूत्र हैं, ये केंद्रक में पाए जाते हैं। 23 जोड़े मानव में पाए जाते हैं। अब मानव में भी मेल और फीमेल में ये अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे, मेल में होते हैं 44, तो प्लस एक एक्स एक वाई, एक लंबा एक बूना, ठीक है दोस्तों। और जो फीमेल के अंदर होते हैं वो 44 प्लस एक्स एक्स, दोनों x होते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास जो 46 हैं उसको 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स, ये होते हैं फीमेल में और ये होते हैं मेल में दोस्तों। चलिए, गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं, जीन आपने पढ़ा होगा, तो जीन जो हैं वो गुणसूत्र के ऊपर होते हैं और ये अनुवांशिकी, यानी कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होते हैं, जो उसके लक्षण हैं या कोई भी गुण है एक पीढ़ी के, वो दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर करता है वो क्या करता है, जीन ट्रांसफर करता है। और जीन कहाँ पर होते हैं, गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़े, या फिर बोल सकते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। गुणसूत्रों पर जीन होते हैं जो अनुवांशिकी गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। अनुवांशिकी गुणों को कहां पहुंचा देते हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचा देते हैं दोस्तों। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वंशगति का वाहक। एक वंश से दूसरे वंश में जो गुण हैं, जो उसके लक्षण हैं, वो कौन पहुंचाता है दोस्तों, जीन पहुंचाता है। और जीन होते कहां पर हैं, वो होते हैं गुणसूत्रों पर। इसीलिए गुणसूत्रों को बोला जाता है वंशगति का वाहक, जीन को नहीं, गुणसूत्रों को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, गुणसूत्रों को, ठीक है दोस्तों। तो ये बना क्वेश्चन केंद्रक का। अब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताया था, उसमें केंद्रक के ऊपर वो डिपेंड था, इसलिए उसको जो एक्सप्लेन मैंने आपको अच्छे से नहीं किया था, इसलिए अब उसको बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बारे में, कोशिका जो है हमारे पास 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की कोशिका होती है, 2 प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कैसे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके ऊपर हमने जो है माइटोकॉन्ड्रिया पे पढ़े थे, जो है प्रोकैरियोटिक 70s और यूकैरियोटिक 80s टाइप के। वही जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिकाएं क्या है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। और ये जो है यूकैरियोटिक, इसमें दोनों होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन दूसरी जो हमारे पास यूकैरियोटिक है उसमें होता है। तो दोस्तों देखिए, इन कोशिकाओं के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बनता है, क्रोमेटिन नहीं बनता है। और जो इसके अंदर है वो क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन एक्चुअली क्या होता है, देखिए, क्रोमेटिन जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के मिलने से जो बनता है वो क्रोमेटिन होता है। और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक हमारे पास कोशिकाएं हैं, इसमें केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग नहीं होता है। कोशिकांग यानी कि कोशिका का अंग, तो केंद्रक नाम का कोई विकसित कोशिकांग नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो सेंटर है, जो केंद्रक है, वो विकसित नहीं होता है दोस्तों, अच्छे से विकसित नहीं हुआ होता है। और ये किसमें पाया जाता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में पाया जाता है दोस्तों, बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये नील हरित शैवाल, अब ये शैवाल लिखा तो है, लेकिन नील हरित जो शैवाल है वो सारे बैक्टीरिया वाले गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए आपको जीवाणु और नील हरित शैवाल दोनों में याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। अब अपने चलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के ऊपर। किस पर, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं, वैसे तो मैंने आपको 2-3 फैक्ट तो साथ में बता ही दिए हैं कि इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, दोहरी झिल्ली के आवरण का केंद्रक, आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर एक फैक्ट रह गया कि इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों। अब इनमें केंद्रिका उपस्थित होती है और इसमें जब झिल्ली नहीं है तो केंद्रिका भी उपस्थित नहीं होती है दोस्तों। इसके अंदर जो केंद्रक है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसमें क्रोमेटिन भी पाया जाता है दोस्तों। तो ये थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका और इसके अंदर जो अंतर मैंने आपको बताए। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कोशिका के, मैंने आपको अंतर बताने हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होते हैं दोस्तों। देखिए साथ साथ में मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा। पहला अंतर देखिए दोस्तों, जो पादप कोशिका है इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये रही सेल वॉल, कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। ये जंतु कोशिका है और ये हमारे पास पादप कोशिका है दोस्तों। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसके अंदर हमारे पास कोशिका भित्ति होती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति है ये रही और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों में होती है दोस्तों, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति होती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इसके अंदर लवक पाया जाता है दोस्तों। जो पादप कोशिका है इसमें लवक पाया जाता है, हरित लवक जो है इसमें पाया जाता है। ये रहा, ये लवक है। ये देखिए इसमें आपको मैंने बताया था प्लेस्टिड यानी कि जो है पट्टियां होती हैं तो वो लवक के अंदर होती हैं, इसमें लवक पाया जाता है और इसमें लवक अनुपस्थित होता है दोस्तों। अब बात करते हैं तारक काय की। जो कोशिका विभाजन में मैंने आपको बताया था तारक काय काम आता है, तो तारक काय सिर्फ हमारे पास जंतु कोशिका में होता है और पादप कोशिका में नहीं होता है। देखिए दोस्तों, तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है और इसमें उपस्थित रहता है दोस्तों। ये तारक काय की बात हो गई। अब देखिए रिक्तिका, पादप कोशिका की रिक्तिका ये रही इतनी बड़ी और हमारे पास इसमें जो है छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। तो रिक्तिका पादप कोशिका की बड़ी होती है, एक होती है, लेकिन इसकी रिक्तिका छोटी होती है और कई होती हैं। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। ये देख सकते हैं, आकार के बारे में मैंने बताने की जरूरत नहीं है। इसका आकार फिक्स है, आयताकार है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल है और इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कोशिका के मुख्य भाग और इसको मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, डिस्क्रिप्शन और साथ में मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया। दोस्तों अगर समझ आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आपने इससे पहले की क्लास अगर नहीं लगाई है कोशिका और जो कोशिका के प्रकार मैंने आपको बताए कोशिका, वो आप आई बटन पर क्लिक करके सेल की जो क्लास है वो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।